सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी होती है 11-12 वीक्स में और बहुत ही ज़रूरी है। मेरे क्वेश्चंस ही चालू थे डॉक्टर से और सबसे पूछते ये पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ एंड मैं मन में सोच रही हूँ डॉक्टर कहेगी यार हमको हमारा काम करने तो चुप से सो जाओ। ना 3D मशीन है तो उसमें उसके स्माइल आँख पटपटाता था। Yes, वो ऐसे बैठे होता था। I think that was the best decision I made. Last few days left and I was crying. आप टेस्ट कर रहे हो मैं रो रही हूँ मैं लेटी हूँ। My husband was always there for me and every day वो मेरे लिए फ्लावर्स ला रहे हैं। He is very supportive person. Yes. I have seen बिठाने के लिए कुर्सी इधर मतलब I was very much impressed. Throughout 9 months I used to vomit. कौन है वो जिनको लगता है सी सेक्शन में दर्द नहीं होता। दूसरी एक बड़ी समस्या है हैबिट्स। और एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमज़ान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज हमारे शो में एक खास मेहमान है जो हर दिन हज़ारों जिंदगियों को संवारती है। एक मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट जिन्हें बच्चों की सेहत, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का गहरा इल्म है। उनका तालीमी सफ़र और तजुर्बा हमारे लिए बेइंतहा कीमती है। आज हम उनसे बच्चों की सेहत से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी बातें करेंगे। तो आइए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें अपने कीमती वक्त से नवाज रही है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर दीप्ति पटेल। So nice to have you, doc. प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। Happy to see you. थैंक यू। और ये डॉग मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं डॉग को हमेशा, मैं जब इनके पास जाती हूँ मैं कहती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी मैंने कहा नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आऊँगी। वो नेक्स्ट टाइम हो गया। इस बार भी हॉस्पिटल से निकल रही थी तो मैंने कहा इसके नेक्स्ट भी मैं आपके पास ही आऊँगी। सो डॉक्टर नोज कि अब जो भी होगा मैं यहीं जाऊँगी। सो डॉक आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज़ कम। तो वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति के पहले तो आप आई एंड सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। और जितने भी मतलब मेरी जो ऑडियंस अभी देख रही है ने यही मेरी डॉक्टर है। एंड यू नो जब मैं पहली बार सूरत गई थी एंड यू नो मेरा लास्ट फ्यू डेज चल रहे थे एंड मेरी कोई कोई हॉस्पिटल में कोई बुकिंग नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं था मेरी डिलीवरी कहाँ होगी एंड मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि हमें यही नहीं पता था हमें कहाँ जाना है। मैं बॉम्बे रहना है, मैं सूरत जाना है। एंड आई रिमेंबर कि मेरे हस्बैंड हम जब सूरत पहुँचे इट वॉज जस्ट आई थिंक 20 डेज पहले, 20 days है ना? before. 20 डेज बिफोर मेरे हस्बैंड लव एंड केयर में गए एंड डॉग से मिले एंड डॉग से बात करे एंड फिर उसके बाद मुझे लेकर गए आके आपको देखे। उन्होंने मुझे आके बोले कि सना आई थिंक आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल होगी, आप भी चलिए और डॉक्टर से मिलिए एंड फिर आप बताइए आपको कैसा लगता है ना। रिमेंबर कि फिर मैं शाम को इतनी घबराई भी, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। मैं डॉग से मिलने गई। आई रिमेंबर डॉग, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड बिकॉज फिर जब मैं दूसरी बार कंसीव की आई वाज लाइक कुछ भी हो जाए मैं दुनिया में कहीं भी रहूँगी, मैं सूरत ही जाऊँगी एंड आई विल गो टू डॉक्टर दीप्ति पटेल एंड आई विल गो टू लव एंड केयर एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू हैव माई सेकेंड चाइल्ड। तो मैं आपसे ना ये जानना चाहूँगी कि मेरी तो फीलिंग है पर आप मुझे बताइए, जब मैं आपके पास आई थी और जब मेरे पास इतने सारे सवालात थे, ऐसे आपके पास बहुत पेशेंट्स होते हैं जो बहुत पैनिक करते हैं, उनकी एंजाइटी होती है, तो और जो लास्ट मोमेंट पे आपके पास आते होंगे, ऐसे भी होते होंगे, तो आप उनसे कैसे डील करते हो जो लास्ट मोमेंट में आपके पास आए और आपने उनको थ्रू आउट उनकी प्रेगनेंसी यू नो, हाँ, तो आप उनसे कैसे डील करते हो? बिकॉज इतने क्वेश्चंस होते हैं, वो डरे हुए होते हैं, तो हाउ डू यू डील विद देम? लास्ट मिनट पे जो पेशेंट्स आते हैं, मतलब जब डिलीवरी के 15-20 दिन या 1 महीना बाकी है तभी वो चेंज करके डॉक्टर को चेंज कर दे के आते हैं, तभी मैनी टाइम्स उनका अलग अलग सिचुएशन होती है। किसी का ऐसा होता है कि प्लेस चेंज हुआ, किसी का डॉक्टर के साथ ठीक नहीं है, किसी को ज़्यादा कुछ एंग्जाइटी है और उसकी वजह से आते हैं, कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है सिचुएशन के साथ, वो सब रीज़न से हमारे पास आते हैं। तो जब मेरे पास पेशेंट ऐसे लास्ट मोमेंट पे आते हैं तभी हम उसका पूरा एक तो केस स्टडी कर लेते हैं और मेरा लगभग 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है।
तो पेशेंट जब भी रूम में आता है, उसके रिलेटिव्स है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके क्वेश्चनिंग है, उसके हाव भाव है, वो देख के मुझे पता चल जाता है कि ये पेशेंट कौन से रीज़न से मेरे पास आया है। तो वो माइंड फिक्स करके वो पहले तो मैं उसको कंफर्टेबल कर देती हूँ और जो उनकी सारी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब भी वो दूसरे डॉक्टर से आते हैं तो भी मेरे को पूरा रिपोर्ट्स देखना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है वो हो गई है कि नहीं, कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम है और हिडन है, उसको सुलझाना ज़रूरी है। तो क्या है कि बच्चा और मदर डिलीवरी के टाइम पे सेफ होता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड और जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ज़्यादा करके पेशेंट को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद आपकी एक पेशेंट हूँ, तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करी। मैं डरी हुई थी, तो आई नो मैंने आपको ओटी में बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस ही चालू थे डॉक्टर से, और सबसे पूछते ये पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ, एंड मैं मन में सोच रही हूँ डॉक्टर कहेगी यार हमको हमारा काम करने तो चुप से सो जाओ। लेकिन एक आप समझ रहे हो ना, आई थिंक वो एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग। मुझे डॉक ये भी जानना था कि बहुत बार ऐसे होता है जब आप स्पेशली जब सोनोग्राफी करवाते हैं, अभी के दौर में मुझे ऐसा लगता है स्पेशली कुछ सालों से ये हम अपने घर वालों से सुनते हुए आए हैं कि ये इतने वीक में ये सोनोग्राफी करनी है, ये टेस्ट करना है, इतने वीक में ये सोनोग्राफी करनी है। मतलब एवरी ट्राइमेस्टर अलग अलग चीज़ें होती है, टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो आजकल हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं ये सब तो नई नई चीज़ें अभी आई है, ये सब सोच ले अभी आए हैं, हमारे वक्त तो ये सब होता नहीं था। जो सच भी है एक तरीके से कि इतने सारे टेस्ट होते नहीं थे उस वक्त जितने अब हम करते हैं। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ये करना ज़रूरी है या बस ये इन जनरल चेकअप है, अगर इसे हम स्किप कर दे कहीं बीच का, एक 3rd मंथ तो बहुत ज़रूरी है, बट अगर बीच में हम कोई स्किप कर दे और सीधा आखिरी के लास्ट ट्राइमेस्टर पे करे, तो इसके ऊपर आप क्या एडवाइस देना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी? देखो, सोनोग्राफी का एक जो साइंस है वो बहुत एडवांस है और अभी उसके भी स्पेशलिस्ट आते हैं कि खाली वो बच्चा जो मदर की पेट में फिटस के एक्सपर्ट होते हैं, उसको फिटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो लोग बच्चे का पूरा मतलब जैसे MRI में जो सब दिखता है वैसे उतना 3D 4D 5D में वो चेक करते हैं। तो छोटी से छोटी जो तकलीफ होती है वो पता चल जाता है। कब सोनोग्राफी करवानी चाहिए, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी होती है 11-12 वीक्स में, वो बहुत ही ज़रूरी है। वो चूक गए तो मतलब काफ़ी चीज़ अपनी बाद में आ जाती है कि कई बच्चा कुछ तकलीफ में आ गया, उसका कोई ट्राइजोमी आ गया, जेनेटिकल प्रॉब्लम आ गया, मदर को शायद हाइपरटेंशन हो गया, वो सब उसमें से पता चलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी 11-12 वीक्स में करना बहुत ज़रूरी है और वो टाइम पे ही करनी पड़ती है। और साथ में जब भी हम सोनोग्राफी करते हैं उस दिन में ही एक ब्लड की रिपोर्ट करते हैं। सोनोग्राफी में हमको पता चलता है कि बच्चा कैसा है, मतलब फिजिकली, मतलब उसकी हेड बराबर है, हार्ट बराबर बना है, हैंड लेग्स, मतलब स्ट्रक्चरल मालूम पड़ता है। और जब भी ये ब्लड रिपोर्ट करते हैं उसमें हमको उसका जेनेटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी होते हैं वो मालूम पड़ता है। और इन बिटवीन जो 5 मंथ्स से लेके के 9 मंथ्स के बीच में एक सोनोग्राफी 7 मंथ्स पे आती है, दैट इज़ नॉट फॉर ऑल। जिसको भी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उसको प्रेशर है, जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, जिसका वजन हमको कम लगता है, हम एग्जामिनेशन करते हैं ना, सब चीज़ सोनोग्राफी नहीं होती है। हमारा क्लिनिकल नॉलेज हम हाथ रखते हैं तभी से पता चल जाता है कि भाई उसका फ्लूइड कितना है, बच्चा कैसे फॉर्म कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। वो सब में भी हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उसकी सोनोग्राफी हम 7 मंथ्स के भी करते हैं। और दूसरा जो आपने बोला कि पहले के अपने लोग बोलते बुजुर्ग के, पहले तो कुछ नहीं था, सोनोग्राफी के रेस लग जाएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाएगी, बच्चे को नुकसान हो जाएगा, गर्मी लग जाएगी। लेकिन अभी जो सोनोग्राफी के जो मशीन्स है वेरी डिफाइंड और वेरी मच सेफ हो गए हैं। उसकी जो वेव्स की तरंग लंबाई होती है, उसकी मेगाहर्ट्ज होती है, वो बहुत ही सेफ और बच्चे का टिश्यू के साथ कोई उसका इंटरफियरेंस होता है ऐसा नहीं होता है। तो एक बात सेफ्टी की हो गई। और दूसरा, पहले अपने देखते हैं कि कितने बच्चे हैं तो IQ कम होता था, कितने बच्चे हैं वो फेल हो जाते थे, कितने बच्चे हैं उसको कुछ ना कुछ स्कोलियोसिस, मतलब उसके पाँव, मतलब उसकी कमर बाकी है, पाँव छोटे हैं, ड्राफ होते थे,
बराबर, ठिंगू जी, लंबू जी सब आते थे, बराबर, वो सब अभी कम दिखने को हो गए, मिलता है। जी, जी। अभी भी है ये हाँ। किसमें, जहाँ ये फैसिलिटी नहीं यूज करते हैं, थोड़े कुछ स्टबर्न पेशेंट्स होते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब नहीं डायग्नोस होने का थोड़ा चांसेस रहता है। और कभी साइंस इतना आगे है, फिर भी थोड़ी बहुत कुछ एरर होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन ज़्यादा करके मदर, बेबी और फैमिली तीनों की खुशी के लिए ये सोनोग्राफी बहुत जरूरी है। और दूसरा होता है कि पेशेंट जब भी हमें 5th मंथ की सोनोग्राफी करते हैं 3D, तभी हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेके आओ, हस्बैंड को लेके आओ, फैमिली को जो उसके बच्चे के साथ रहने वाले हैं। तो बच्चे को एक बार वो सोनोग्राफी के टाइम पे देखते हैं ना मशीन पे, तो उनको एक अपना लगाव हो जाता है। यस, आप 7 मंथ की बात, आई रिमेम्बर जब मैं मेरी डिलीवरी से थोड़ा ही टाइम पहले, आई रिमेम्बर हम आपके रूम में जब आप टेस्ट कर रहे थे, इट वाज जस्ट लास्ट फ्यू डेज लेफ्ट एंड आई वाज क्राइंग। आप टेस्ट कर रहे हो, मैं रो रही हूँ, मैं लेटी हूँ, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मुझे पता है कुछ दिन में ये बेबी मेरे हाथ में आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन उस वक्त बच्चे को देखना कि ये फॉर्म हो चुका है और उसकी प्यारी प्यारी हाथ, उंगलियाँ, पैर, मतलब मुझे लगता है मैं जब इतनी अच्छी स्माइल दे रहा था तुम्हारा जब अपना 3D मशीन है तो उसमें उसके स्माइल, आँख पटपटाता था, वो ऐसे बैठे होता था, तो मुझे वो देखकर मैं इतना रोती थी। और मुझे याद है डॉग कि जब मैं बॉम्बे में भी थी और जब आपसे मिली नहीं थी, और जब यहाँ पे मैं अपना सोनोग्राफी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी करती थी, मैं हर सोनोग्राफी में मैं जाके रोती थी। मैं सोचती थी ये डॉक्टर सोचे कि ये मम्मी इतनी रोतड़ी है, ये बच्चा रोतड़ा ना निकले, क्योंकि वो एक अलग इमोशंस, इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक अभी आप बोल रहे हो तो मैंने बहुत कंट्रोल किया। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम फ्लैशबैक में चले गई और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आंखों से आंसू गिर जाएंगे। बट दैट इज व्हाट योर कनेक्शन इज विथ योर चाइल्ड। मुझे ये भी पूछना था डॉग कि जब आपको पता चलता है, आप दैट यू आर एक्सपेक्टिंग और इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं, तो फॉलिक एसिड डॉक्टर्स हमेशा आपको रेकमेंड करते हैं, मल्टीविटामिन्स रेकमेंड करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत लोग मैंने देखा है ये मिस कर देते हैं खाना फॉलिक को, और या तो बराबर से उसको नहीं खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या टैबलेट्स है जो हमें लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स हर इंसान जो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, अंडर उनकी कंसल्टेंसी ही आप अपना टैबलेट्स लोगे, बट मैं इन जेनरिक पूछना चाहती हूँ कि जनरली डॉक्टर्स आपको क्या रेकमेंड करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है एक नई माँ को जो माँ बनने वाली है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग जितनी बने उतनी कम मेडिकेशंस, कम जो कलर वाले सब्सटेंसेस, और जितना बने उतना जितना ज़रूरी है उतनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉलिक एसिड और बायोटिन ये दोनों है बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है टैबलेट के, और उससे बच्चे को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है और मगज, ब्रेन का और जो हड्डी का विकास होता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आती है। बायोटिन भी इसके लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी जो एबनॉर्मलिटी बच्चे में आती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, जैसे हार्ट की है, लंग्स की है, फिर बोन्स की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, वो ये दोनों मेडिकेशंस लेने से काफ़ी हद तक अपने उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है बायोटिन और फॉलिक एसिड, जो एक हाइपरटेंशन बढ़ने के लिए भी उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो चांसेस रहते हैं होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, तो ये भी कंट्रोल में आता है। तीसरी चीज़ है, आज विटामिन D3 बहुत कम होता है लोगों में, तो विटामिन D3 भी हम लोग दे देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 60, मतलब डिपो डोज में देते हैं, 3 या 4 टैबलेट्स दे देते हैं, या तो उसकी सैचेट आती है, लिक्विड आती है, वो दे देते हैं। तो उससे बच्चे की फॉर्मेशन है उसमें अच्छा रहेगा। मदर को भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सब का भी प्रॉब्लम जो आता है वो कम आता है। तो मतलब ये सब ज़रूरी है कि बच्चे की डिफॉर्मिटी नहीं हुए, इसके लिए टैबलेट लेना ज़रूरी है। और आप बोलेंगे हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, मेरे को तो कुछ तकलीफ नहीं है, तो मेरे को क्यों ज़रूरत है लेने की। ये मेरे मतलब 50% पेशेंट मुझे ये पूछ रहे हैं, लेकिन जो डोज की ज़रूरत है 5 मिलीग्राम का डोज ज़रूरी है, तो वो इतना अपने को
खाने से नहीं मिलता है। आप कितना भी सुपर फूड खाओ, आपने मखाना खा लिया, आपने बहुत अच्छे से फ्रूट खा लिया, ब्रोकली खा लिया, रिच फ्रूट्स ले लिया, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना आपको नहीं मिलता है। करेक्ट। तो इसके लिए भी आपको ये टैबलेट लेना खूब ज़रूरी होता है। अभी जैसे बहुत सारे जो स्पेशल, और सना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी के बाद लेने से के बदले मैं तो सजेस्ट करूँगी कि बिफोर एटलीस्ट 2 मंथ्स 6 मंथ इज आइडियल, पर नहीं है तो भी 2 मंथ्स के पहले चालू किया तो उनका परफॉर्मेंस प्रेगनेंसी का और आउटकम काफ़ी अच्छा आता है। हाँ, तो प्रेगनेंसी की केयर, प्रेगनेंसी रहने के बाद, एंटीनेटल केयर प्रेगनेंसी रहने के बाद नहीं चालू होती है, उससे पहले चालू करो प्री प्रेगनेंसी, तो वो काफ़ी हद तक बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि उनका टाइम होता है, कोई प्री प्लान्ड होती है प्रेगनेंसी कि नहीं अब नाउ वी आर रेडी, कभी कभी यू डोंट नो व्हेन यू आर गोना गेट, समटाइम्स इट्स अ सरप्राइज। सो ऑब्वियसली आई थिंक ये एक जब एक इंसान रेडी है कि आई एम ओके व्हेनेवर, तो आई थिंक उससे वो चीज़ लेनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका पहला हेल्थ कैसा हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होनी हो। डॉक ऑल्सो बहुत, ये जो अपने प्रेगनेंसी की बात की ने पहले लेने की, लेकिन एजुकेशन और अवेयरनेस, वो दोनों चीज़ ने अभी जो यंगस्टर्स है, न्यूली मदर है, उसमें इतना चेंज लाया कि जब भी वो प्रेगनेंसी रखने का सोचते हैं तो उसका पहले कंसल्ट करते हैं, बराबर, और उसमें वो बहुत ही एडवाइजेबल है। उसमें जो उनके एग्जिस्टिंग कंडीशन है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को प्रेशर होता है, किसी को एनीमिया होता है, किसी को थायराइड होता है, और किसी किसी के फैमिली में कंजेनाइटल प्रॉब्लम होते हैं कि भाई एक बच्चा है डाउन्स का है, किसी को बोन की एब्नॉर्मलिटी है, किसी को ड्वार्फिज्म है, मतलब ये बहुत सारी कंडीशन होती है। तो वो सब डायग्नोस हो, मतलब उसका कंसर्न उनको होता है। दूसरा है कि वो खाली जस्ट दिखाने के लिए आते हैं कि वी आर फिट फॉर द प्रेगनेंसी और नॉट, तो उसमें हम थोड़े रिपोर्ट्स करवा लेते हैं कि जो मैंने बोले कंडीशंस, उसके रिपोर्ट्स करवा लेते हैं। और तीसरे जो पेशेंट्स होते हैं वो कोई मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, किसी को प्रेशर की बीमारी है, किसी को यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जैसे गाउट बोलते हैं, वो सब, किसी को ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो पेशेंट्स आते हैं उनको जो और जो डिप्रेशन की खास दवाई चलती है, अभी डिप्रेशन बहुत ही यंगस्टर्स में है, वो लोग काफ़ी मतलब हाँ बहुत पेशेंट होते हैं, उसकी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन चलती है और दे वांट टू प्लान द प्रेगनेंसी। तो ये जो पेशेंट्स हैं उनको डोज हमको चेंज करना पड़ता है, कंपोजिशन चेंज करना पड़ता है, और बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। और उसके तभी हमारे साथ वो साइकियाट्रिशियन है, उसकी भी हम हेल्प लेते हैं, ऑटोइम्यून की जहाँ ट्रीटमेंट चल रही है, ऑर्थोपेडिशियन की भी हेल्प लेते हैं, उनकी जब दवाई चलती है, हमारा दोनों का कन्वर्सेशन होता है, और बहुत व्हाट बेस्ट फॉर हर दैट वी डिसाइड, एंड उस कंपोजिशन में उसकी मेडिकेशन चालू करके आफ्टर 3 और 4 मंथ्स वी आर एडवाइजिंग देम टू प्लान द प्रेगनेंसी। तो जिनको भी जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, वेट किसी का बहुत पुट ऑन हो रहा है, तो वो भी कंसीव करना उनके लिए मुश्किल होता है। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि हैबिट्स, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी है, कुछ हार्ड सब्सटेंसेस लेते हैं, वो सब जो हैबिट्स होती है, स्लीपिंग पैटर्न है, वो सबका भी एक उनको भी एक नॉर्मल वे में लाना पड़ता है। वेरी टफ के जब ऐसे जैसे आपने बोला डिप्रेशन के जो मरीज आते हैं और जब उन्हें कंसीव, बिकॉज ओवरऑल प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल इंसान भी कहीं ना कहीं डिप्रेस हो ही जाता है, वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड आई थिंक वो टाइम पे अगर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था विद तारिक जमील, माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे तब बहुत रोना आता था और मैं बहुत रोती थी, और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता और मेरा कोई है नहीं। आई यूज्ड टू फील लोनली, जबकि मेरी पूरी फैमिली पूरा दिन मेरे साथ, दे यूज्ड टू मेक मी हैप्पी। और एक होता है ना फर्स्ट टाइम पता चलता है, तो एक डिफरेंट घर में एक सेलिब्रेशन अलग होता है। माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड एवरी डे वो मेरे लिए फ्लावर्स ला रहे हैं, कभी कोई फ्रूट्स ला रहे हैं, अदरवाइज ऑल्सो ही इज कीपिंग अ चेक ऑन मी, मेरा ध्यान रखना। सपोर्टिव पर्सन, yes, I have seen, yes, he's extremely supportive, yes, and बच्चों को लेके ही इज वेरी
तो इतना सब होने के भी ऐसे आप खड़ी होती थी, बिठाने के लिए कुर्सी इधर, मतलब I was very much impressed. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। लेकिन जैसे मैं आपको कह रही थी कि वो जो कि मैं फर्स्ट 3 मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट डॉग, लाइक इमोशनली फॉर मी। और जब मैं बात करी तो कहे ये आप फील करते हो, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन के जब मरीज आते हैं एंड ये हार्मोनल चेंजेस वैसे ही आधे डिप्रेसिंग है, तो ये लोग को हाउ डू यू डील विद देम, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस देन। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो आप बता रहे हैं ना, तो उस वो डिप्रेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग होता है किसी किसी को, और दूसरा प्रेगनेंसी होने के बाद रहता है। उसमें उसका इमोशनल एक रीज़न होता है, और दूसरा एंग्जाइटी रहती है कि अभी तो मैं छोटी हूँ, मैं कैसे बच्चे को पाल पाऊंगी, मेरा बच्चा सही आएगा कि नहीं, आजू बाजू के लोगों की सब सुनती है, उस हिसाब से भी उसकी एंग्जाइटी ऐड ऑन हो जाती है, और उसकी वजह से भी उसको थोड़ा डिप्रेस फील करती है। और दूसरा है कि जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, उसमें उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 30% लेस होती है, वो खा भी नहीं सकती है, मूड चेंज रहता है, फिर वॉमिटिंग का इश्यूज होता है, नर्वसनेस रहती है, ये सब की वजह से भी वो लगता है थोड़ी लो रहती है। तो आजू बाजू के लोग वाले हो वो सोचते हैं कि भाई उसको डिप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसे नॉर्मल जो कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग नॉर्मल है, वो 3 मंथ्स के बाद सब रिकवर हो जाता है। लेकिन ये जो पेशेंट है, हमने देखा है कि सी इज फीलिंग लो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उनका हम ध्यान लास्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद रखते हैं। हम मार्क करके रखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट इज फीलिंग लो, वो एक कॉलम हम एक जगह पे लिख के रखते हैं, क्योंकि उसको डिप्रेशन लेबल नहीं कर देते हैं। करेक्ट, बराबर। बहुत सारे रीजन होते पढ़ेंगे हैं। तो और हाँ, हमने देखा है कि जब ये ध्यान नहीं रहता है तो पेशेंट कभी बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करती है। रोना है, बच्चों को हाथ में नहीं लेने का है, फीडिंग नहीं देने का है, सबके साथ झगड़ा करने का, मोस्टली वो रोती रहती है, बराबर, खाती पीती नहीं है, और कभी किसी किसी को सुसाइडल टेंडेंसी का भी वो होता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। बच्चे को एक मेरी पेशेंट है, उसने बच्चे को फेंक दिया था, बराबर, तो मतलब खटले से नीचे कुछ हुआ नहीं, लेकिन भगवान की मतलब उसकी वजह से, लेकिन वैसे भी होता है। तो जैसे है तो तब से हमने देख लिया कि ये पहले से अपने केयर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम और आगे बात करेंगे, बट एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हमेशा डॉग को देखा है, चाहे आप सुबह 5 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, मैं जब भी डॉग को मिलती, शी इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड ब्यूटिफुली। चाहे वो सुबह में 6 बजे अगर वो ऑपरेशन थिएटर में भी आना हो, तो शी इज़ ऑलवेज सो, आप इतनी ग्रूम्ड रहती हो, इतने अच्छे से कि आपको देखकर भी हम पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ऐसे बाल वाल पता नहीं हमें क्या हो गया है। तो आप हमेशा, आई हैव ऑलवेज सीन यू लुकिंग गुड, स्मेलिंग गुड। तो इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम से ये एक ब्यूटीफुल सा हैम्पर फॉर यू डॉग, ताकि आप ऐसी ही खुशबूदार महकती रहे। ये है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की तरफ से आपके लिए डॉग। प्लीज एंजॉय द फ्रेग्रेंस। आपका प्रेम और उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है कि ये That's so sweet. So I'm very happy. Thank you, Doc. वेल ये जीसीसी में एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है, बहुत फेमस परफ्यूम्स है वहाँ पे, वर्ल्ड वाइड है। सो गाइज, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स ऑफिशियली इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। सो जाइए, शॉप करें एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई डिस्काउंट कोड RR20 एंड पाइए 20% ऑफ। गो शॉप नाउ। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीप्ति पटेल से। सो आइए हम जानते हैं और आगे की बातें जो हमें करनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट है ना प्रेगनेंसी में। थ्रू आउट 9 मंथ्स हमें डाइट का ध्यान रखना, बट आई थिंक फर्स्ट जो मंथ होता है जनरली बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं कुछ लोगों को। मुझे जैसे फर्स्ट टाइमेस्टर बहुत क्रेविंग था, उसके बाद मेरी क्रेविंग्स कोई इतने खास थे नहीं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है डॉग कि हम लोग बहुत फैटनिंग चीज़ें, मैंने देखा जैसे आइसक्रीम होता है, पिज़्ज़ाज होते हैं, ये सब जो जंक फूड होते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि मैं अपना ही एक्सपीरियंस ज़्यादा बता सकती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें फर्स्ट में बहुत खाने का मन होता था, सेकंड में मुझे कोई भी चीज़ की क्रेविंग नहीं थी, और जितना मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में खाने का मन होता था उतना ही
आई यूज टू हेट वाटर, मुझे याद भी नहीं है मैंने 9 महीने में पानी कब पिया। रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू कि आप मुझे कहती थी कि आप हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, पर मैं पानी देखते देखते बराबर ही मुझे उल्टी आ जाती थी। एंड थ्रू आउट 9 months आई यूज टू वॉमिट, मतलब मैं खाना खाती थी, मैं उल्टी कर देती थी। आई रिमेंबर जब मैं आपके पास भी आई थी, जो मेरे आखिरी के भी 20-25 दिन बचे थे, मैंने सोचा शायद इस दिन कुछ खाना अंदर रह जाए, मैंने आपसे दवा भी ली थी, बट आई वॉज वॉमिटिंग। मेरे डिलीवरी के एक दिन पहले तक आई वॉज वॉमिटिंग। तो आप कैसे गाइड करते हो उनको कि वो कैसे डाइट को प्लान करें और किस टाइप का डाइट ले, और अगर क्रेविंग्स होती है तो उसे कैसे कंट्रोल करें? पेशेंट्स जो आते हैं मोस्टली मदर इन लॉ के साथ है, मदर के साथ रहते हैं, हस्बैंड के साथ आते हैं, तो उनका कंसर्न रहता है कि उसको क्या खिलाए तो बच्चा की हेल्थ अच्छी है, उसका मेंटली स्टेटस अच्छा है, आईक्यू अच्छा है, वो कंसर्न रहती है उनकी। करेक्ट। मेरा बोलना ये रहता है कि देखो उसका 20% वो कम खाएगी, उसको मन भी नहीं करेगा, वॉमिट भी होगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, और वी नो कि ये हो रहा है तो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, तो उसको पहले एक आप एंग्जाइटी उसकी करो मत, बराबर, चिंता छोड़ दो, दवाई से अपने करेक्ट करेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है सोचेंगे तो और प्रॉब्लम आएगी। तो एक पहले काउंसलिंग हमें करते हैं, थोड़ी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको जो नौशिया वॉमिटिंग होती है, और कभी कोई पेशेंट है तो बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे होते हैं कि बैंक में अकाउंटिंग की जॉब है, या तो कोई डिसीजन सीईओ होते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग उनकी पोस्ट होती है, तो उनको हम जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं वॉमिटिंग की, वो शाम को करते हैं, आफ्टर 4 o'clock या 5 o'clock के बाद बोलते हैं, तो 4-5 o'clock को लेंगे तो दूसरे दिन सुबह में वो फ्रेशली खड़ी होगी और उसके जो मॉर्निंग सिम्टम्स है वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब वो थोड़े पेशेंट के जो प्रोफेशन है उस हिसाब से मेडिकेशन चेंज करते हैं। खाने की बात है, कलरफुल थाली रखो, बराबर, कि आपने कैरोट है, फिर ये उसका कलर आया, पिंक आ गया, फिर भाजी आ गई, फिर एक ग्रीन कलर की सब्जी है, मतलब वो थोड़ा उनको आइडिया देते हैं कि कलरफुल थाली रखो, आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल नहीं लेने का है, जैसे सॉसेस है, फिर जो पेशेंट्स होते हैं, खास आप रमज़ान में है, या तो फिर कोई पेशेंट को रात को जूस पीने का, मिल्क शेक पीने का शौक होता है, तो उसमें कलर आता है, तो कलर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रिक्टली अवॉइड करने का होता है, क्योंकि कलर आया तो बच्चे को यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जो पेशाब की थैली और किडनी की समस्या आने का चांसेस लेटर एज में रहता है। जैसे जो 45-50 ईयर्स होता है तो उसका यूरिनरी समस्या है, कैंसर है, ग्रोथ है, वो सब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो कलर हम अवॉइड करने का पहले से बोल देते हैं। दूसरा, शुगर का कंट्रोल, मतलब शुगर नहीं लेने का ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेस शुगर इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनी पेशेंट। उसको नॉर्मल शुगर है, पेशेंट पतला है कि झाड़ा है, कैसा भी है, लेकिन शुगर का कंटेंट आपने मोर देन 40% ले लिया आपकी डाइट में, और वो कंसेक्यूटिवली ले रहा है, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर डेवलपिंग बेबी। उसमें आपको बाद में शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एक पैटर्न भी ऐसे होती है कि बच्चे को भी इसकी जो पेंक्रियास है उसका भी कोडिंग वैसे होता है कि बाद में उसको यंग एज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमारा जो अभी एसोसिएशन है, हमारा जो लिटरेचर है, हम सबको बताते हैं कि आप अभी आप देखते होंगे पहले 55-60 साल में अपने दादाजी को डायबिटीज होता था, बराबर, अभी अपने पेरेंट्स को होता है, अपने चाचा को होता है, बराबर, मतलब काफी 20-25 साल जल्दी होने लगा है। तो अभी जैसे टाइम आएगा तो शायद अपने 10-15 साल के 20 साल के बच्चे को भी होने लगेगा। और ज़्यादा खाने में तो जो सुपर फूड है वो लेने का बहुत अच्छा रहता है, जैसे तो उसमें आप जैसे भुजे हुए चने हैं, वो मसाले वाले चने हैं, आप कुछ थोड़ी भेल है उसके अंदर भी आप ज़्यादा करके नट्स है, पल्सेस है वो डालो, आप थोड़ा स्प्राउट डालो, मतलब वैसे हेल्दी उनको, और काफ़ी रेसिपीज ऐसी होती है हमारे पास भी रेडी होती है, कंपोजिशन होते हैं, उनको शेयर करते हैं, तो वैसे थोड़ा ठीक से हो जाता है। अभी आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत एक्सरसाइजेस भी लोग करते हैं, पहले तो
हमारे जो घर वाले होते हैं, जैसे मैंने कहा, दादा दादी नाना नानी जो होते हैं, ये सब बड़े जो होते हैं, वो जनरली कहते हैं कि चलो अभी लास्ट का जो स्पेशली महीना होता है वो आपसे पूरे घर की सफाई और पोछा ये सब करवाते हैं, ताकि एक आई थिंक ऑल्सो फोकस रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। हर कोई सी सेक्शन से और ऑपरेशन से भागता है, जाहिर सी बात है। बहुत बार होता है जो लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं उनको नॉर्मल हो जाता है, और जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं उनको सी सेक्शन होता है। मैं तो मेरे से एक्टिव कोई था ही नहीं मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में। मैं इतना घूमी, इतना ट्रैवल करी, सब कुछ लुक्ड लाइक इट्स गोना बी नॉर्मल, बट लास्ट मोमेंट में आई रिमेम्बर कि यू सेड कि अब इट्स 15 डेज, अब 9 महीना 15 दिन हो गए, अब रुक ही नहीं सकते, एंड दैट्स हाउ वी वेंट सी सेक्शन के लिए। सो यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि मतलब बिकॉज आजकल ये परसेप्शन भी है डॉक्टर के, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारी मदर्स बस चले जाती है सी सेक्शन के लिए बिकॉज उनको दर्द बर्दाश्त नहीं करना है। एंड आई फील कौन है वो जिनको लगता है सी सेक्शन में दर्द नहीं होता और रिकवरी इज स्लोअर कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। सो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो आप मुझे बताएं कि एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट कितना और कब करना चाहिए, और एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हर ट्राइमेस्टर की अलग अलग पोजीशंस होती है। एक्सरसाइज कौन सी नहीं कर सकते हैं जिसमें कांटेक्ट वाली एक्सरसाइज होती है, जैसे बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, वो सब एक्सरसाइज मना करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है कि आफ्टर 4 मंथ्स जो प्रोन पोजीशन में, मतलब टमी है बेड के साथ है, फ्लोर के साथ है, और कोई एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते। दूसरा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं आप 5-6 मंथ्स तक कर सकते हैं। फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। और एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जैसे बता रहे हो ये एक्टिव रहे, है ना डॉक? अभी क्योंकि रमज़ान का स्पेशल महीना चल रहा है, एंड यू नो के वी ऑल फास्ट, और हम पूरा दिन जो सुबह सनराइज होती है तब से जो हम फास्ट शुरू करते हैं, हम सनसेट तक फास्ट करते हैं, और जो हमारा फास्टिंग होता है उसके अंदर हम पानी भी नहीं पीते, इनफैक्ट सलाइवा भी अंदर नहीं लेते। तो ये जो फास्टिंग होती है इसके अंदर जाहिर सी बात है आपको आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और एक बॉडी को तो खाना जो सुबह मिला है वो एक नॉर्मल इंसान तो फास्ट कर ही लेता है, बट जब आप स्पेशली एक फीडिंग मदर है, और अगर आपका समझिए अगर आपका बेटा टॉप फीड बिल्कुल भी नहीं लेता है, मतलब होता है ना कभी कभी फीडिंग मदर होते बट बच्चा टॉप फीड भी ले रहा है तो सब्स्टिट्यूट आपने कर लिया, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो माँ के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बिकॉज यू नो बिकॉज मेरा जो बड़ा बेटा है उसने टॉप फीड को बॉटल को हाथ ही नहीं लगाया, तो जब मेरा फर्स्ट रमज़ान था लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था फिज़िकली, मैं फुली ड्रेन्ड हो चुकी थी, एंड उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शाम हो जाए बस मुझे एटलीस्ट सुकून चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोर्स रमज़ान में हमारा एक स्पिरिट होता है कि नहीं रोज़ा हमें नहीं लग रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, और ये बट ये होता है प्रॉब्लम, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मुझे बताइए ना कि ये जो रमज़ान में जो फास्टिंग जो कर रहे हैं और जो लोग फीड कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सिंपल डाइट ऐसा कुछ बताइए जिससे वो लोग थ्रू आउट द डे थोड़ा सा एक एनर्जेटिक भी फील करे, और ये डिहाइड्रेशन को कैसे रोके और क्या करें, बिकॉज एवरी फीडिंग से पहले कहते हैं कि 1 गिलास पानी माँ को पी लेना चाहिए, तो फिर उस चीज़ को हम कैसे करें, आप प्लीज़ एडवाइस करें। आपने जो बताया फीडिंग मदर के लिए बताया, लेकिन मैं बताती हूँ, लेकिन उसके पहले प्रेग्नेंट लेडी की बताती हूँ कि फीडिंग तो आपका बच्चे का मतलब एक डिफरेंट इशू है, लेकिन जो बच्चा अंदर पल रहा है और मदर फास्टिंग कर रही है, तो मैंने देखा है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत छोटी छोटी मतलब 19, 20, 25 इयर्स की भी फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली बच्ची आती है, दुबली पतली होती है, और वो रखती है फास्ट और पूरा महीना करती है। काफी मैंने बच्चियों का देखा है, राइट। तो ये एक है ना, तो पहले तो उसका स्पिरिचुअल लेवल बराबर, अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस, वो उनको एक पहले स्टेमिना देती है, वेरी फर्स्ट थिंग बराबर। और बहुत उनका एक जो अंदर का जो आत्मा होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है कि बिलीफ रहती है बराबर अच्छी चीज़ के लिए, तो ये पहले काम कर जाती है। दूसरा ये लोग को हम मेडिसिन और डाइट दोनों के लिए देते हैं सलाह कि आयरन की गोली लेना है तो मॉर्निंग में नहीं लेने का, वो रात को लेने का। आयरन की गोली पेशेंट ने सुबह में 6 बजे के पहले आपकी जो मतलब फास्ट शुरू होता है, तो उसके पहले देखो ले ली तो आपको पूरा दिन आपको स्टमक पेन होगा, तकलीफ रहेगी बराबर, तो हम उसको शाम को दे देते हैं।
फिर कैल्शियम की गोली सुबह में ले लेते हैं। वो एंटीबायोटिक है, उसको भी हम 2 बार मतलब 3 टाइम देने की होती है। वो ऐसा प्रिपरेशन नहीं, ऐसा प्रिपरेशन चूज करते हैं कि जिसमें 2 बार लेनी पड़े। पूरा प्रिपरेशन चेंज कर देते हैं कि एक सुबह में आपने फास्ट के पहले और एक फास्ट खोलने के बाद, मतलब वैसे थोड़ा चेंज करते हैं। वो एक मेडिसिन की बात हो गई। खाने की बात है तो सुबह में जब भी आपका फास्ट चालू होने वाला है उसके पहले आप ज़्यादा प्रोटीन ले लो। इधर आप नॉनवेज ले सकते हैं, अंडा है या तो जो भी आपकी जो मीट है, जो आप ज़्यादा प्रोटीन लेकिन बहुत फ्राई किया हुआ नहीं और ज़्यादा मसाला वाला नहीं, बराबर। थोड़ा ब्लेंड टाइप का वो आप ले सकते हैं। खजूर खा सकते हैं और पानी सुबह में थोड़ा ज़्यादा ले लो, मेडिसिन्स ले लो। फिर जब भी आप शाम को आपको छोड़ने का है इफ्तार के बाद तो तभी आप पहले एक गिलास पानी ले लो, बने तो आप वार्म वाटर ले लो। प्रेगनेंसी में शायद वार्म वाटर थोड़ा तकलीफ देता है। 2-3 खजूर ले लो, बराबर। उसके बाद आप थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट रखो। उसके बाद आप थोड़ा हल्का सा स्प्राउट है, प्रोटीन है, वैसे खाने का चालू करो। और जो आप लोग खाने में सेवैया होता है आपका, फिर आपका भजिया होता है डिफरेंट टाइप का, वो किसी को लगेगा अरे भजिया खाते वजन बढ़ गया, लेकिन दैट इज नेसेसरी, बराबर। भजिया खाने से क्या होगा कि आप पानी ज़्यादा पी पाएगी। स्पाइसी खाने से आप पानी पी पाएगी, बराबर। तो दिन का जो आपका डिहाइड्रेशन का है, वाटर लेवल कम है, वो थोड़ा रिप्लेस हो जाएगा। वैसे आपको पानी पीने का तो आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आपने खाया है तो अब देख रहे जब भी आपने फ्राइड फूड खाया है तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, बराबर, और वो स्टोर होगा। तो मतलब ऐसी थोड़ी छोटी उनको एडवाइस देते हैं तो उनका स्पिरिट तो अच्छा होता है, अंदर की उसकी भावना अच्छी होती है, उसके साथ ही थोड़ी हेल्प मिल जाती है तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। जैसे खजूर कहते हैं डॉक्टर, अगर खाएंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि गर्म है। नहीं, खजूर गरम नहीं होता है। आप 1, 2 या 3 खजूर खाते हैं रोज का, दिन में तो बिल्कुल गरम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। उससे उससे क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एक ताकत आ जाती है। और पहले आपने छोड़ा अपना फास्ट, बराबर, और डायरेक्ट आपने भजिया खाने का चालू कर दिया तो यू विल हैव अ इंडाइजेशन। तो पहले आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लो, उसके बाद आप चालू करो। जब आप छोड़ते हैं फास्ट तो पहला प्रोटीन भी मत लो। सुबह में मैंने प्रोटीन बोला कि प्रोटीन से फीलिंग रहेगी और स्टमक आपका है तो बहुत लेट तक आपका एम्प्टी नहीं होगा, बराबर। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है, भूख लगी है, वो कुछ नहीं लगेगा। अब 2-3 बजे तक का तो वैसे टाइम निकल जाएगा। फिर अपने को एक साइकोलॉजी रहती है, कभी तो 3.5 घंटे रहे, आई थिंक 6:30 पौने 7 को आपका फास्ट आप छोड़ देते हैं, तो फिर 3 घंटे का है तो एक आशा रहती है ना, कभी 3 घंटा ही है तो मतलब पूरा दिन निकल जाता है। तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपने बताया, अब हम आपको तो पूरा रमज़ान ही बता रहे हैं कि खजूर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर इसी बात पे आई हैव दिस हैम्पर फॉर यू फ्रॉम सियाफा डेट्स। ये है वैरायटी ऑफ खजूर जिसके अंदर है ज़ाफ़रानी खजूर, आजवा खजूर जो हमारे में बहुत फेमस है, और नॉर्मल खजूर, फ्रूट खजूर, चॉकलेट खजूर। तो ये है सियाफा डेट्स की तरफ से आपके लिए डेट्स। प्लीज़ आप इसे खाएं, आप भी न्यूट्रिएंट पाए, बिकॉज आप बहुत काम करती है। एंड लाइए मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। आपने एक बार मुझे दिया था वो डेट, वो कहाँ भी मैंने नहीं खाया था, जिसके अंदर थोड़ा कुछ एलची थी शायद ज़्यादा, सैफरॉन था और आई थिंक जायफल था। फिर मैंने घर पे बनाया है वैसा। जी अच्छा, लेकिन वो यही डेट था जो मैंने आपको पिछली बार गिफ्ट किया था, वो इसके अंदर है। और वो हमारा मेरा एटलीस्ट सबसे फेवरेट। आपने बोला था कि ये जरूर खाना आप। See, I told you। तो ये हमारा सबसे फेवरेट है। मैं हमेशा सबसे इनफैक्ट क्या कहती हूँ कि ये हम बहुत सालों से खा रहे हैं, तो ये हमारे हैम्पर में थोड़ा हनी था उसके ऊपर सब। यस यू राइट, वो ब्लैक बॉक्स है। आप वापस से इसे एंजॉय कीजिए बिकॉज ये मेरा भी बहुत फेवरेट है और बहुत एनर्जी देता है। सो सियाफा डेट्स का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जाइए शॉप कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड सना10 जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
डॉक हमेशा मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो आज की इस इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। एंड आई एम ग्लैड कि ऑडियंस भी आपसे ये सारी चीज़ें सुन पाई। अब मैं आपको लेके चलूँगी मेरे किचन में, ठीक है? आज मेरी डॉग से थोड़ा सा खाना भी हम बनवाएंगे या हम खुद बना के खिलाएंगे। डॉग मुझे बहुत कुछ खिलाती है जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ, बट उससे पहले इवोरिया की तरफ से आपके लिए ये हैम्पर, आई एम श्योर कि आप इसे बहुत इंजॉय करेगी। बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं इसके अंदर। वेरी टेम्पटिंग। यस यस, तो ये आपके लिए। बट चलिए अब हम चलते हैं मेरे किचन में, कुछ बनाते हैं इफ्तार का आइटम जो हमारी ऑडियंस देखेगी और वो भी ट्राई करेगी अपने घर में। तो चलिए लेट्स गो। वेलकम टू माय किचन। और आज मैं हूँ मेरी डॉग दीप्ति पटेल के साथ हमारे रौनके रमदान के किचन में। आई नो डॉग, आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा, है ना? आपने सोचा था कभी आप मेरे साथ मेरे किचन में आके मेरे साथ कुछ बनाओगी? नेवर, राइट? जब मैं इनके यहाँ पे थी एंड यू नो हॉस्पिटल में स्पेशली, मुझे रोज डॉग ना होममेड रवा, है ना, खिचड़ी, ढोकले, उसमें मस्त घर का घी बना हुआ डॉग मुझे मैं रोज जो खाना खाती थी वो इनके घर का ही खाती थी। हॉस्पिटल का नाइट थेपला, एंड देन शाम को कहते थे कि चाय में क्या खाओगी, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ डॉग ने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एक हॉस्पिटल में, मुझे लगता था घर में ही मेरी डिलीवरी हुई है। तो आज डॉग यू नो मैं चाहूँगी कि वो मेरा जो ग्रैटिट्यूड है आज मैं एक्सप्रेस करूँ, लेकिन आई होप मैं उतना ही टेस्टी बना सकूँ। मैं कोई प्रोफेशनल कुक हूँ नहीं, मैं भी सीख ही रही हूँ, ऑन एंड ऑफ किचन में आती जाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके लिए भी कुछ बनाती हूँ मैं, और क्योंकि रमज़ान है तो हम कुछ ना कुछ इफ्तार के इजी और ट्रेंडी डिशेस बनाते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो दूसरे दिन यू नो अपने इफ्तार में पका सके। यस, तो चलिए आज हम जो बनाने वाले हैं वो है एक ऐसी डिश जो हर इफ्तार के दस्तरखान पे होती है, एंड दैट इज़ ब्रेड पकोड़ा। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। राई, जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, और ये है गरम मसाला, नमक। ये हमारा बेसन का वो है बैटर है जो हमने बना लिया है। ये उबले हुए आलू है, एंड हमारा ब्रेड, आप ब्रेड कोई भी ले सकते हो, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। अगर आपको कोना काटना है, बहुत लोग कोना काट भी देते हैं, तो आप वैसे करें, हमने इसे रखा है। तो चलिए डॉग गैस को ऑन करते हैं। आप बनाते हो डॉग? आप पूरा दिन मैंने देखती हूँ कि वेरी मच फॉन्ड ऑफ कुकिंग। रियली? पर आप कितने बिजी होते हैं। मैं जब आप हॉस्पिटल में आती हूँ इतने पेशेंट्स बैठे रहते हैं, मैं सोचती हूँ आपको खाने का टाइम मिलता है कि नहीं, तो आप पका कैसे लेती हो? बस वो सब रेडी रखते हैं, हाँ ऐसे वगैरह, फिर फटाफट हो जाता है। अच्छा, विद इन हाफ एन आवर में कोई भी डिश हो जाती है। वाओ डॉग, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद और आप जो करती हो, मतलब काफी एक प्लानिंग चाहिए बस, और इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट, यस, ये हुई ना बात, इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज इतना काम करने के बाद तो मैं तो चाहूँगी भाई मैं तो घर आकर बस सो जाऊँ, रिलैक्स करूँ, मुझे मेरे प्लेट में सब कुछ रेडी मिले। ये भी हम डाल रहे पहले राई, और ये है 1 चम्मच जीरा, इतना काफ़ी है। ये डिपेंड करता है, हम थोड़ा बना रहे तो आप यू नो ये बेचारे भाग रहे इधर उधर। एक कड़ी पत्ता, ओहो बंद कर दूँ, यस। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, यस, इतनी है ना, थोड़ी सी हल्दी बस, और ये है गरम मसाला, है ना, थोड़ा बस, थोड़ा नमक है ना, बस थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तेल अभी मैंने थोड़ा कम डाला है, थोड़ा कम, हाँ, फिर हम और ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड ये भी सब मसाला, हर चीज़ आप अपने हिसाब से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप ऐड करो। अच्छी खुशबू आ रही है ना, खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो अब ये मैंने गैस बंद कर दिया डॉग, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, बॉईल करे हुए आलू, और अब हम मिक्स कर रहे हैं इसे जो हमने मसाला बनाया है, हाँ, है ना। तो हमने गैस बंद कर ही दिया था। अब हम ये आलू का जो ये मिक्सचर बनाया है ये हम इसमें खाली कर लेते हैं ना डॉग? यस, सही कर रही हूँ मैं? बहुत अच्छा कर रही हूँ। सी डॉक्टर, आप मुझे हमेशा मोटिवेशन देते हो, चाहे वो ओटी में हो या किचन में हो। इसे सबको मैं पीछे रख दे रही हूँ ताकि हमारे लिए कुकिंग थोड़ी सी आसान हो जाए और सब गिरे पड़े ना हमारे ऊपर।
ये जो तेल है हम यहाँ ले लेते हैं डॉक, है ना, इसको सिम पे ऑन कर देते हैं ताकि जब तक हम इसका मिक्स इसका ये बना रहे हो तब तक ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए। आप पहले क्या करती हो डॉक, आप पहले काट के फिल करती हो कि पहले फिल करके काटती हो, है ना? यस, मैं भी यही करती हूँ। यहाँ पे ये ले लेती हूँ, इसको मैं फिल करती हूँ। सही, नाइस, है ना? सही हो रहा ना? मुझे ना आलू बहुत पसंद है डॉक, आपको पसंद है? मुझे हर चीज़ में आलू अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ में आलू चाहिए। आलू पसंद तो बहुत है, लेकिन आलू खाने के बाद शुगर बहुत जल्दी बढ़ती है। हाँ, क्या बात करो, बाप रे डॉक प्लीज। उसके अंदर थोड़ा जो वटाना बोलते हैं, पीस बोलते हैं, थोड़ा गाजर है, ककड़ी है, वैसे थोड़ा मिक्स कर देने का। मुझे ना आलू ऐसे ही बहुत पसंद है, थोड़ा हेल्दी हो जाता है। ओ डॉग प्लीज, खाने के बाद दूसरी बीमारियों से बचना कैसे वो बताए, क्योंकि आलू खाना ऐसा वाला जो मसाले वाला होता है मुझे बहुत पसंद है। जैसे ये जो हम समोसे में डालते हैं, ये ब्रेड पकोड़े में डालते हैं, डोसा में जो डालते हैं, ये मेरा फेवरेट है। बढ़िया दिख रहा है ना? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, खाने में भी टेस्टी होगा डॉग। मैं मतलब बहुत अमेजिंग तो मैं कुक नहीं करती हूँ, बट इतना अच्छा कर लेती हूँ कि लोगों को अच्छा लगे। अब डॉग इसे हम काटते ट्रायंगल में, है ना, क्योंकि ऐसे ही जनरली स्लो है ना, स्लो। नाइस, बच गया। लाइफ अच्छी है। तेज। तो डॉग ये सब तो रेडी कर दिया है, मुझे आपको बोलना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू डोंट माइंड थोड़ा सा अगर आप इसे तल ले हमारे लिए। डॉग हमेशा मुझे खिलाती, डॉग बोलेगी मुझे यहाँ बुलाकर भी मुझसे ही काम करवा रही है ये लड़की। खुल ना जाए, है ना? खुलेगा तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। डॉग कह रही नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, मुझे पूरा यकीन है। यस, हाँ, यस, वेरी नाइस डॉग। बराबर है तो ऊपर आ जाएगा, उड़ जाएगा, है ना? तो हमें से वेट करना है ताकि थोड़ा हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए, है ना? हो जाए तो पक गया, बिकॉज पाव है जो रेडी है एक तरीके से, आलू भी ऑलरेडी उबले हुआ, हमने पूरा एक मिक्सचर बनाया था, तो हमें ज्यादा उस चीज की टेंशन नहीं है कि वो कोई कच्चा रह जाए, बट सिर्फ एक ऊपर थोड़ा सा ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। रेडी है ये, इस पे निकालते हैं ना, इस प्लेट पे, ताकि टिश्यू पे थोड़ा सा तेल। यस, वेल, तो हमने प्लेटिंग कर दी है। ये हमारा लास्ट पीस, ये एकदम गरम गरम है। लेट मी, ये देखिए, मुझे तो खुला भी नहीं जा रहा है। अमेजिंग। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि दिखने में और भी प्यारा लगे प्लेट। इट्स अमेजिंग डॉग, थैंक यू कि आपने इतना मुझे हेल्प किया। लेकिन हाँ, सही बोले आप, चाट मसाला, चाट मसाला, ये हमारी चाटदानी है थोड़ा सा, है ना? आप भी डालती हो चाट ऐसे ऊपर? इफ्तार में स्पेशली शाम को जब आप हर कोई घर में चाय का वेट करता है, बाय द वे मैं भी बहुत वेट करती हूँ कि जैसे इफ्तार खुल जाए और सब हो जाए, एक चाय का कप रेडी होना चाहिए। तो वैसे मैं चाय लवर नहीं हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, बट स्पेशली इफ्तार के टाइम पे मुझे चाय अच्छी लगती है। तो ये भजिए को तो चाय के साथ ही पकौड़ों को चाय के साथ ज़्यादा इन्जॉय किया जाता है। सो यस, आई होप आपने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा हमें ये बनाता हुआ देख, और ये डिश को जितना हमने इन्जॉय किया इसे बनाते हुए, है ना डॉग? आपके साथ मज़ा ही आ गया। Thank you so much dog for coming, and I have enjoyed the cooking. Yes, you did. Oh, she's so cute. So see you. तब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ हम अमल में लाने वाली बात कुछ ना कुछ करते हैं, जिसे आप वजीफ़ा कहते हैं, वज़ाइफ कहते हैं। तो आज की अमल में लाने वाली बात ये है कि जब आपको पता चले कि आप माँ बनने वाली हो, आप या सलामू को कसरत से पढ़ें। कोशिश करें हर नमाज के बाद आप 100 दफ़ा पढ़ लें। अगर 100 दफ़ा बहुत आसान है, बहुत आसानी से हर नमाज के बाद कोई भी ये तस्बीह पढ़ सकता है। आप 100 दफ़ा दिन में 5 बार कोशिश करें। मैं तो कहूँगी कि आप या सलामू पढ़ें, और जब आप स्पेशली जो आपका डिलीवरी का दिन होता है उस दिन भी आप या सलामू पढ़ते ही रहे। उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफ़ियत पैदा करते हैं और आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, तो मैंने सोचा ये आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आज हमने बातें स्पेशली औलाद को लेकर की है हम, और हमारे साथ इतनी बेहतरीन डॉक्टर थी जिन्होंने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के साथ, डाइट, एक्सरसाइज, हर चीज़ के साथ या सलामू को भी अपने साथ रखिए और पढ़ते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।